चलो देखो भाई, यहाँ पर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल बेसिक से। सीएमए फाउंडेशन इस स्टेज पर हो आप लोग, ठीक। इसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स होने वाले, जिसमें एक है लॉ, एक है आपका इकोनॉमिक्स, एक है अकाउंट्स और एक है आपका मैथ्स, है ना। ये 4 सब्जेक्ट होंगे। अगर इस लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर लॉ के अंदर आपको इसके 2 सेगमेंट देखने को मिलेंगे बच्चा लोग। एक तो मिलेगा आपको इसके अंदर बिजनेस लॉ और एक मिलेगा आपको यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन। इस बिजनेस लॉ के अंदर आपको 4 सेगमेंट देखने को मिलेंगे। इसके अंदर सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और फिर लास्ट में आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ये आपके पूरे कोर्स का करिकुलम रहने वाला है कि ये तो 4 टॉपिक अपने को पढ़ने हैं, इसके अलावा अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा। ये तो सुपर डुपर इजी है ना, इस पे अपने को ध्यान इतना देने की जरूरत नहीं है। मेन जो अपने को फोकस करना है वो इन चारों पर करना है, ये आपको उलझाने वाला है, ठीक है। इसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बेटा ये वाला है, जो कि आता है आपके 30 मार्क्स का। ये वाला आता है 10 मार्क्स का, ये आता है बेटा 20 मार्क्स का, ये आता है बच्चा 20 मार्क्स का, और ये भी मेरे ख्याल से होने वाला है 20 मार्क्स का। सही बात है, ठीक है। मैंने जो चालू किया है सिंस स्टार्टिंग से, वो आप लोगों के लिए ये वाला चालू किया है, ठीक है। और इसीलिए मैं इसका क्या करवा रहा हूँ, आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ। क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ, मार्क्स के वेटेज को देखते हुए पता चलता है बेटा कि ये इंपॉर्टेंट है ना। और इसके कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस वाइज अगर बात करें तो टोटल बेटा 50 क्वेश्चंस आते हैं। और कितने मार्क्स का पेपर होता है? 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन जो होता है वो कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। तो मुझे सोच के बताओ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर से कितने क्वेश्चंस आने वाले? 15 क्वेश्चंस आने वाले ना। तो इसका एक बाइफिकेशन ये रहेगा आपका कि 15 क्वेश्चंस आने वाले। इसके लिए अपने को तैयारी करनी पड़ेगी बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है ना। इसके अंदर द दिखाता है कि ये यूनिक है, इंडियन दिखाता है कि इसका जो एप्लीकेबिलिटी है वो किसके ऊपर रहने वाली है बेटा? इंडिया के ऊपर रहने वाली है, इंडिया की टेरिटरीज के अंदर ये काम करने वाला है ना। फिर दूसरा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हमको समझना पड़ेगा, यही हमारे लिए मेन चीज रहेगी। एक्ट जो है वो क्या दिखाता है बेटा कि एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, पार्ट ऑफ लॉ, यानी कि लॉ वाइडर टर्म होता है ना, लॉ ब्रॉडर टर्म होता है। इसके अंदर एक पार्ट होता है, वो कौन सा होता है? एक्ट होता है, ठीक है। एंड फिर एक आता है आपका 1872 जो क्या दिखाता है कि किस साल के अंदर ये एक्ट लागू हुआ है। सिंपल सिंपल। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो टर्म है बेटा, इसको अपने को समझना पड़ेगा। आइए समझते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक फाइनल टर्म है बेटा। फाइनल टर्म मतलब ये कई सारी स्टेजेस से बनकर एक फाइनल स्टेज में जो पहुंचता है उसे अपन क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर अपने को समझना है तो बिल्कुल माइन्यूट लेवल से अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको समझना पड़ेगा। चलो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की अगर बारे में बात करें तो कहता है कि जब एग्रीमेंट किसके साथ जुड़ जाता है बेटा?
एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ से अगर जुड़ गया तो उसे अपन क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन अब एग्रीमेंट क्या होता है ये समझना पड़ेगा अपने को, तो चलो अपन समझते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। यहां पर मान लीजिए Z है और यहां पर मान लीजिए A है। Z जो है वो ऑफर करता है कि क्या आप मेरा हाउस परचेज करेंगे 2 करोड़ रुपए के अंदर। ये क्या कर रहा है, एक तरह से ऑफर कर रहा है। हाँ, क्या ये ऑफर कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया? नहीं, क्योंकि अभी तक किसकी बारी है, एक की बारी है कुछ करने की, अपना कुछ रेस्पॉन्स देने की। तो यहाँ पर Z की तरफ से जो हो रहा है वो अपन ये समझते हैं कि सर ये हो रहा है ऑफर, है ना, ये ऑफर हो रहा है सर। अब अगर ये ऑफर हो रहा है तो Z यहाँ पर क्या कहलाता है बेटा, ऑफरर कहलाता है बेटा, ऑफर नहीं कहलाता, ऑफरर कहलाता है ना। जो ऑफर देता है उसे अपन क्या कहते हैं, ऑफरर कहते हैं, है ना। वहीं पर जिसको ऑफर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑफरी कहते हैं। ये लीजिए, ऑफरी कहते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर ए बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि मैं आपसे मकान परचेज कर लूंगा 2 करोड़ रुपए के अंदर, यानी कि ये एग्री हो गया 2 करोड़ रुपए देने के लिए। तो ये ए की तरफ से क्या था, एक तरह से एक्सेप्टेंस था। क्या हम इसको प्रॉमिस भी कह सकते हैं क्या? हाँ, इसने प्रॉमिस किया ना कि हाँ भाई अगर आप अपना हाउस देने को तैयार हो तो मैं क्या करने को तैयार हूँ, मैं भी 2 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ए ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, हाँ कि नहीं? यस। इसीलिए इस ऑफरर को या जो इस ऑफर हो इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, प्रपोजल भी कहते हैं। एंड इसी कारण से Z का एक नाम और निकल कर आता है जो कि क्या होता है, प्रपोजल। ये लो, ये लीजिए प्रपोजल। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा प्रपोजी। ये लीजिए, ठीक है। अब ये एक तरह से प्रॉमिस भी तो कर रहा है, सही बात है कि नहीं है, क्योंकि परफॉर्म करने वाला कौन है यहाँ पर ये, तो इसका एक नाम और निकल के आता है, प्रॉमिसर। एंड यहाँ पे क्या निकलेगा इसका नाम, इसका नाम निकलेगा प्रॉमिसी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पे अगर ओआर ओआर लग रहा है तो ये सारे के सारे नाम इसी से स्टार्ट होते हैं जो कि ऑफर कर रहा है ना, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके नाम के एंड के अंदर डबल ई लगता है, है ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगर Z के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो बेटा Z का ऑब्लिगेशन क्या लगता है आपको, क्या है उसका ऑब्लिगेशन? यहाँ पर ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, जिम्मेदारी, एक लायबिलिटी, एक जिम्मेदारी, एक हाँ ऑब्लिगेशन अपन कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसका ऑब्लिगेशन क्या रहने वाला है, हाउस देने का ऑब्लिगेशन इसके पास रहने वाला है। वहीं पर अगर कंसीडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसको मिलने वाला है 2 करोड़ रुपए। वहीं पर अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्लिगेशन की बात करें, ऑब्लिगेशन की बात करें तो इसकी जिम्मेदारी क्या है बेटा, 2 करोड़ की है, जबकि इसका कंसीडरेशन क्या होगा, इसका कंसीडरेशन होने वाला है हाउस, इसको मिलने वाला है। यानी कि हम ये चीज समझते हैं कि एक का कंसीडरेशन दूसरे का ऑब्लिगेशन होता है और दूसरे का ऑब्लिगेशन पहले का कंसीडरेशन हो जाता है ना, दोनों साइमल्टेनियसली साथ में चलती है बेटा। ये एक परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाने की शुरुआत होती है कि हम यहाँ पर एक, क्या ये एक परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। अब इसके अंदर अपन ने 2-3 टर्म्स देखी है बेटा, जैसे कि अपन ने क्या देखा है, ऑफर। ऑफर देखा कि नहीं देखा? हाँ देखा। तो इसको अपन एक बार साइड कर लेते हैं। ये कट वगैरह नहीं होता है, क्लोज, ओह नहीं। चलो इसको डिलीट कर दो। अब आते हैं अपन टर्म्स के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट आता है वो आता है ऑफर।
हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग होगी तो बाय डिफॉल्ट आंख बंद करके आप ये बोल सकते हो कि सबसे पहले तो क्या होगा, ऑफर ही होगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पहले एक्सेप्टेंस आ जाए और बाद में ऑफर हो जाए? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो ये ऑर्डर को फॉलो करता है बेटा। तो यहाँ पर ऑफर किसे कहते हैं अपन? तो यहाँ पर ऑफर के रिगार्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि ऑफर मीन्स when a proposer shows his intention to do or abstain from doing in order to take approval or consent from the other। क्या मतलब है इसका? क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि सर ऑफर उसे कहते हैं जहां पर एक इंसान दूसरे इंसान को क्या करता है, एक अपनी इंटेंशन दिखाता है। क्या दिखा रहा है बेटा? इंटेंशन, यानी कि मैं कुछ करना चाहता हूं आपके लिए, और ऑफर में भी यही होता है। जैसे आप एग्जांपल में देख पाओ, वो हाउस बेचना चाहता था तो उसकी इंटेंशन क्या दिख रही थी? हाउस बेचने की, यानी यहाँ पर वो कुछ करना चाह रहा था। इवन की कभी-कभी क्या होता है बेटा, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग भी होता है, यानी कि नॉट टू डू। नॉट टू डू मतलब कि या तो कुछ करने की इंटेंशन या कुछ न करने की इंटेंशन। अब ये न करने की इंटेंशन मैं थोड़ी देर में समझाता हूं, पहले आप पूरे सेंटेंस को आप समझ लो, इसको थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर दो। यानी कि जब एक इंसान एक अपनी इंटेंशन दिखाता है कुछ करने के लिए, क्यों दिखा रहा है इंटेंशन? ताकि वो सामने वाले की क्या ले सके बेटा? अप्रूवल ले सके या कंसेंट ले सके। तो उसे हम क्या समझते हैं यहाँ पर? ऑफर समझते हैं। अब यहाँ पर नॉट टू डू का मतलब क्या हो सकता है? इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, समझ के देखो। यहाँ पर ए है, ए ने इस हाईवे के ऊपर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल रखा है बेटा। इसके 20 किलोमीटर दूर तक कोई नहीं है और इसके 20 किलोमीटर दूर भी कोई नहीं है, यानी इसका रेस्टोरेंट अच्छा खासा चलता होगा। सही बात है कि नहीं? अब यहाँ पर अगर बी आकर बोलता है कि मैं तो इससे बड़ा रेस्टोरेंट ओपन करूंगा, तो क्या ए के लिए थ्रेट है ये? थ्रेट मतलब कि क्या इसका नुकसान होगा? नुकसान होगा। क्या आप बी को रोक सकते हो? नहीं। हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके अंदर एक सेक्शन आता है बेटा, सेक्शन नंबर 27। ये 27 जो बोलता है कि ये बोलता है कि आपको ना फ्रीडम ऑफ ट्रेड है बेटा। फ्रीडम ऑफ ट्रेड मतलब आप पूरे इंडिया में जो भी बिजनेस करना चाहो ना, आप कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। और इसके चलते बी को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या ये हो सकता है कि ए बी को बोले कि भाई मैं आपको क्या ऑफर करता हूं, यहाँ पर 20 लाख रुपए ऑफर करता हूं, ना तो 20 किलोमीटर दूर तक आप इधर देखो ना इधर देखना। क्या ये हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। अगर आप देखा जाए तो ये भी तो अपने आप में क्या है बेटा? ऑफर ही है, जिसके अंदर बस अब ए कुछ करने के लिए नहीं, कुछ ना करने के लिए क्या कर रहा है? इंटेंशन दिखा रहा है कि भाई आप मत करो यहाँ पर, है ना? और मुझे क्या चाहिए? आपकी कंसेंट चाहिए। तो यहाँ पर दोनों तरफ से हो सकता है, कुछ होने के लिए भी और कुछ ना होने के लिए भी आपको यहाँ पर ऑफर किया जा सकता है ना? चलो, ये ऑफर हो गया भाई। अब अगर यहाँ पे ऑफर होता है तो उसके बाद क्या होगा बेटा? उसके बाद होगा एक्सेप्टेंस। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस बहुत ही सिंपल सा है। इसके अंदर कहता है कि एक्सेप्टेंस मींस व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड। अच्छा मुझे बताओ कि ऑफर एक्सेप्ट कौन करेगा? मतलब अगर जैसे मान लीजिए कि मैं दिलीप को ऑफर करता हूँ किसी मान लीजिए पेन को खरीदने के लिए, तो क्या अजय इसके अंदर एक्सेप्टेंस दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मैंने ऑफर इसको दिया है, दिलीप को दिया है ना? तो एक्सेप्टेंस भी किससे आएगा? दिलीप से ही आएगा। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए ध्यान रखना। सो व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड फ्रॉम अ पर्सन टू whom ऑफर इज मेड, यानी जिस इंसान को हमने ऑफर किया उस इंसान
क्या दिया है, अपना एक्सेप्टेंस दिया है, तो उसे हम क्या समझते हैं बेटा, एक्सेप्टेंस समझते हैं। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अरे हाँ, नहीं समझ आ रहा है बच्चा? यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पर ऑफर हुआ और एक्सेप्टेंस हुआ, तो मुझे बताओ दोनों लोग बाउंड हुए कि नहीं हुए? हुए। ये बाउंड जो होता है इसे अपन क्या समझते हैं? प्रॉमिस। ये क्या है? एक तरह का प्रॉमिस के अंदर आता है। बेसिकली यहाँ पर प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस, यानी कि हम ये समझते हैं कि अगर ऑफर चल रहा है ना तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर एक्सेप्टेंस आप देने वाले हो तो आपको बहुत ही सोच समझकर एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार एक्सेप्टेंस दे दी तो आप क्या हो जाते हो, फिर बाउंड हो जाते हो और आपको क्या करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, है ना? ऐसा। तो यहाँ पर प्रॉमिस का मतलब यही होता है कि व्हेन बोथ पार्टीज promise to each other, promise to perform or not to perform as per offer, यानी कि अगर दोनों पार्टीज क्या करती हैं, एग्री करती हैं कि हाँ भैया आप जो कह रहे हो वो हम कर देंगे और हम जो कह रहे हैं वो आप कर देना, तो वो किसमें फंस गए, वो प्रॉमिस के अंदर फंस गए। ठीक है, चलो यहाँ पर प्रॉमिस के बाद आते हैं हमारे यहाँ पे क्या, कंसिडरेशन। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, मैं बताऊं क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि जब एग्रीमेंट को अपन समझाते हैं बेटा, तो एग्रीमेंट को अपन जब समझाते हैं तो उसको बोलते हैं कि एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर। ये यानी ये है एग्रीमेंट की डेफिनेशन हमारी, है ना, जिसके अंदर बोलता है एग्रीमेंट मतलब होता क्या है, यानी बोले कि जब प्रॉमिस होता है, अब प्रॉमिस एक तरफ से तो होगा नहीं, प्रॉमिस किसकी तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है। भाई अपने एग्जांपल में अगर Z बोल रहा है कि मैं घर बेच दूंगा, तो X बोल रहा है कि हाँ मैं पैसे दे दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सेट ऑफ प्रॉमिस हो गया। अब ये सेट ऑफ प्रॉमिस जो है एक दूसरे के लिए क्या बना रहे हैं बेटा, कंसिडरेशन बना रहे हैं। यहाँ पर अपने को समझना पड़ेगा कि ये कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, इसीलिए यहाँ पे बेटा वर्ड आया था कंसिडरेशन का। ये लो कंसिडरेशन। तो ये कंसिडरेशन मतलब होता क्या है, क्या लगता है आप लोगों को, हमें क्या मिलेगा? हाँ, मतलब अपने को इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या मिलने वाला है, जिसको इंग्लिश में अपन कह सकते हैं व्हाट्स इन इट फॉर मी। यानी अगर मैं आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता हूँ, जैसे आप लोग बोलते हो कि सर बहुत अच्छी कार है आप परचेज कर लो, ठीक है, और मैंने कितने की है, बोले सर ओनली 1.5 लाख रुपए की है, तो मुझे क्या मिलने वाला है, कार मिलने वाला है। यही तो अपना दिमाग में चलता है, और आपको क्या मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, 1.5 लाख रुपए मिलने वाला है। तो यहाँ पर अपन कंसिडरेशन के अंदर ये समझते हैं कि ये कंसिडरेशन मे बी, यहाँ पे कंसिडरेशन बेटा 3 एंगल से चल सकता है। पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकता है, प्रेजेंट कंसिडरेशन भी हो सकता है, और फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकता है। अब इसको अपन कैसे लिखते हो, इसको देखो समझना ध्यान से। इसमें बोलता है कि कंसिडरेशन मींस when at the desire of promiser, a promisee or by any person has done or abstain from doing or abstain from doing or have done or abstain from doing or promise to do
कंसिडरेशन, ये बेटा ये है डेफिनेशन पूरे कंसिडरेशन की जिसको अपन अब समझ रहे हैं, है ना? सबका फोकस यहाँ पे। बेसिकली इसमें इसने तीन चार चीजें बताई है। सबसे पहले ये बोलता है कि जो कंसिडरेशन है ना वो किसके हिसाब से चलता है, किसके हिसाब से मतलब कि कितना होगा ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करेगा कौन, प्रोमिसर, प्रोमिसर है ना? जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये पेन ले रहे हो क्या, तो इसकी कंसिडरेशन कौन डिसाइड करेगा, मैं डिसाइड करूंगा। आप तो बोलोगे सर दे दो 1 रुपए के अंदर, तो मैं थोड़ी 1 रुपए के अंदर दे दूंगा। आप क्या हो बेटा इसमें, प्रोमिसर। मैं कौन हूँ, प्रोमिसर। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि कंसिडरेशन जो है वो कौन डिसाइड करता है, प्रोमिसर डिसाइड करता है। अच्छा आता किसकी तरफ से है, प्रोमिसी की तरफ से आता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रोमिसी की तरफ से आता है, लेकिन जरूरी नहीं है। कभी कभी जैसे मान लो आप कुछ काम करते हो और आपके साथ फ्रेंड है और सर्विस या गुड्स आपने परचेज की अपने लिए, लेकिन आप पैसा भूल गए। जैसे मान लीजिए आप लेने गए कुछ मैगी वगैरह, है ना, अगर एक पैकेट देना मैगी का, कितने का आता है आजकल, 14 का आता है ना, ठीक है। उसने कहा 14 रुपीस, बोले अरे यार फोन भी भूल गया, पर्स भी भूल गया, फ्रेंड आपके साथ था, बोले अरे काम करना यार तू पैसे दे दे, तेरे को बाद में पैसे दे दूंगा मैं। यानी हम यहाँ पर ये समझते हैं कि कंसिडरेशन जो है वो न सिर्फ प्रोमिसी की तरफ से बाकी किसी थर्ड पार्टी की तरफ से भी सरक सकता है, या फिर अपन कह सकते हैं मूव हो सकता है ना? ना अब कंसिडरेशन किस तरह में चल सकता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो यहाँ पर या तो आपने पास्ट में कुछ कर दिया हो या कुछ नहीं करा हो। मैंने कहा था ना कि कुछ करना और कुछ ना करना दोनों ही ऑफर में काउंट होता है। तो यहाँ पर अपन बेटा कुछ करना यानी टू डू, और एब्सटेन मतलब नॉट टू डू, है ना? क्या करना वो अपन देखेंगे। या फिर सेकंड आपने हैव डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी कि आपने अभी के अभी किया है, ये प्रेजेंट को दिखाता है बेटा, है ना? जैसे कि मान लीजिए अपने प्रेजेंट की तो कंसीडरेशंस होती हैं। जैसे मान लीजिए आप लेस का पैकेट परचेज करने जाते हो, आपने 10 रुपए दिए, उसने आपको लेस का पैकेट दिया, ये क्या हुआ हमारा, ये प्रेजेंट वाला हो गया केस, है ना? प्रेजेंट कंसीडरेशन कहते हैं बेटा अपन इसको, ठीक है। तो ये देखिए डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। जहां पर हमेशा ध्यान रखना अगर क्या लिखा हुआ है प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब क्या होता है कि आप आगे के लिए क्या कर रहे हो, एक प्रॉमिस कर रहे हो, एक वादा कर रहे हो, यानी आप आगे का बाउंड कर रहे हो। तो हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये समझ सकते हैं कि जहां भी प्रॉमिस आया वो किसके बारे में बात कर रहा है, फ्यूचर कंसीडरेशन के रिगार्डिंग बात कर रहा है। यानी कि वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं करूंगा या फिर नहीं करूंगा। एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप कोई चीज परचेज करने गए मैगी अगेन, और आपने बोला कि अरे मैं पर्स नहीं लाया हूं, इस बार आपका कोई फ्रेंड भी नहीं था, तो आपने कहा कि मैं काम करूंगा कल दे जाऊंगा आपको, मैं क्या करूंगा कल दे जाऊंगा पैसा। तो वो कौन सा कंसीडरेशन हो गया, अब फ्यूचर हो गया ना, क्योंकि अब आप कल देने वाले हो, तो आप प्रॉमिस कर रहे हो ना दुकानदार वाले को। तो इस तरह से यहाँ पर 3 एंगल में कंसीडरेशन चलता है। एक बार पास्ट जो होता है वो उसमें आपने कुछ कर रखा होगा प्रॉमिसी के लिए, है ना, और उस केस के अंदर आपको वो बोलता है कि मैं इसका क्या करूंगा, पैसा देना चाहता हूं मैं, तो वो आगे जाकर वो क्या करता है, अगर उसका पेमेंट करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, पास्ट कंसीडरेशन में काउंट करते हैं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन, पास्ट कंसीडरेशन प्रेजेंट फ्यूचर को आगे पढ़ते हैं, है ना? अब ये जो अपन ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखा है वो क्या करने के लिए, तो इसमें बोलता है कुछ भी करने के लिए, समथिंग। अब वो कुछ भी हो सकता है बेटा, यहाँ पर डिटरमाइन नहीं किया है इसको कि वो क्या है ना, कुछ भी हो सकता है, मैगी पास्ता जो भी आप परचेज करना चाहो, जो भी करना चाहो, वो डिपेंड करता है आपके ट्रांजैक्शन किस में है ना? तो ये है, तो ये जो भी है उसे अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, कंसीडरेशन कहते हैं, जो भी आपको मिलने वाला है ना? इस कंसीडरेशन को अपन टेक्निकल लैंग्वेज में या फिर अपन लैटिन लैंग्वेज के अंदर एक चीज कहते हैं, लैटिन लैंग्वेज के अंदर अपन एक चीज कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का, क्विड प्रो क्यो का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। यानी आपको क्या मिल रहा है, जो कि अपन स्टार्टिंग से बात कर ही रहे हैं, है ना, कि आपको क्या मिलने वाला है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर, है ना? इसे अपन क्या समझते हैं बेटा, कंसीडरेशन समझते हैं। अगर कंसीडरेशन आपका क्लियर हो गया, मुझे बताओ कंसीडरेशन में दिक्कत है क्या किसी को, नहीं समझ में आया? तो आपने ये देखा कि अपन ने स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझा है। अपन ने सबसे पहले समझा ऑफर को, ऑफर से बना फिर हमारा एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से बना फिर हमारा प्रॉमिस, प्रॉमिस से बना फिर हमारा यहाँ पर कंसीडरेशन,
और फिर कंसिडरेशन से फाइनली हम कहां पर पहुंचे हैं बेटा? हाँ, एग्रीमेंट पर हम यहाँ पर पहुंचे। तो यहाँ पर अपन एक टाइमलाइन बना देते हैं। सबसे पहले ऑफर, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस, फिर उसके बाद प्रॉमिस, फिर उसके बाद कंसिडरेशन, फिर उसके बाद एग्रीमेंट। ये लो, और एग्रीमेंट की डेफिनेशन तो बेटा मैं आपको यहाँ पे समझा ही चुका हूँ। ये देखो ये रहा कि एग्रीमेंट क्या होता है, एक प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि क्या बना रहा है, कंसिडरेशन बना रहा है, उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अपन ने हर एक वर्ड को डिटेल में समझा है? अपन ने प्रॉमिस को समझा, अपन ने कंसिडरेशन को समझा और अपन एग्रीमेंट को समझ चुके हैं। लेकिन क्या ये एग्रीमेंट पर अगर हम पहुंचे हैं तो क्या कॉन्ट्रैक्ट पहुंच गए? नहीं। ऐसी कौन सी वो चीज है जो कि हमको अभी भी कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने में रोक रही है? एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अब ये अपने को समझना पड़ेगा कि एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या होगा। आओ देखते हैं। समझ के लेना बेटा। एग्रीमेंट तक तो अपन पूरा क्लियर करके आ चुके हैं। अब ध्यान रखना, एग्रीमेंट जो होते हैं आपके वो दो तरह के हो सकते हैं बेटा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक होता है सोशल एग्रीमेंट और एक होता है लीगल एग्रीमेंट, है ना? अब यहाँ पर ये सोशल एग्रीमेंट का मतलब क्या है? कोर्ट नहीं जा सकते। बेसिकली यहाँ पर आते हैं आपके डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, ये सोशल एग्रीमेंट्स का मतलब क्या समझते हो आप लोग? बताओ, गेस करो। सोशल जस्टिस नहीं, सोशल जस्टिस से एक अलग ही टर्म है जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने यूज करी थी बेटा। नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये सोशल एग्रीमेंट्स मतलब कि घर परिवार में दोस्तों के अंदर किए जाने वाले प्रॉमिसेस क्या होते हैं? सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड को बोलते हो कि आज पक्का अपन जीटी चलेंगे भाई, चाहे जो हो जाए, लेकिन फिर घर पे मेहमान आ गए और आप नहीं जा पाए, तो आपने जो अपने फ्रेंड के साथ प्रॉमिस किया वो भी तो एक एग्रीमेंट ही हुआ। क्योंकि अगर आप देखो तो आपने ऑफर किया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, आपने प्रॉमिस किया, सब कुछ चल रहा है ना? लेकिन वो किस में चला गया? सोशल एग्रीमेंट के अंदर चला गया। अगर आप नहीं जा पाते हो जीटी तो क्या वो केस ठोक देगा क्या आपके ऊपर कि नहीं भैया आप तो आए नहीं, तो मैं तो क्या कर रहा हूँ, कोर्ट में जा रहा हूँ, बाहर जाना चाहिए मेरे को, है ना? ऐसा कर सकते हो क्या आप? नहीं। कुछ टाइम पहले बहुत ही वियर्ड सी न्यूज आई थी, बैंगलोर के अंदर एक लड़का शादी कर रहा था, उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और उसके फ्रेंड्स नहीं आए। उसके फ्रेंड्स ने हालांकि प्रॉमिस किया था कि भाई वो आएंगे उसकी शादी के अंदर, बारात में जो होता है ना? उससे वो बहुत ही आहत हो गया और उसने केस कर दिया। उसने केस कर दिया कि भैया मुझे क्या हुआ है, बहुत लॉस हो गया मुझे ऐसे करके, तो मैं केस कर, क्या केस कर सकते हैं? नहीं कर पाऊंगा, है ना? तो ऐसी कौन सी चीज हमारे यहाँ पे मिसिंग हो रही है? मिसिंग ये है बेटा कि यहाँ पर हमारा इंटेंशन नहीं है कि अगर कोई पार्टी परफॉर्म नहीं करती है, ध्यान सुनना, हमारा इंटेंशन नहीं है कि अगर कोई पार्टी परफॉर्म नहीं करती है तो हम कोर्ट के पास जाए उसको एनफोर्स करवाने के लिए, है ना? जैसे आपके पापा में बोलते बेटा आप आज आपको ना रेस्टोरेंट में लेकर जाएंगे, है ना? आज शाम को कुछ काम आ गया वो नहीं लेकर गए तो क्या कोर्ट जाओगे क्या? बोले हमको कंपनसेशन चाहिए, है? बोले साडा हक है तेरा, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है बेटा, है ना? वरना अगले दिन का खाना भी नहीं मिलेगा तुमको। ठीक? तो यहाँ पर बेसिकली अच्छा, क्या इसका मतलब ये है कि हस्बैंड वाइफ के अंदर हमेशा जो भी प्रॉमिसेस होंगे या जो भी एग्रीमेंट्स होंगे वो कभी भी एनफोर्स नहीं हो सकते? हो सकते हैं, हो सकते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मारेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? वो तो वायलेंस हो गया। तो ऐसे थोड़ी कि बोले अपन WWE खेलते करते वो लगी तो मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा, ऐसे थोड़ी है भाई। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। वो तो क्रिमिनल केसेस के अंदर जाता है ना, वो तो कॉन्ट्रैक्ट और क्रिमिनल केसेस में फर्क है बेटा।
यहाँ पर ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर समझना ध्यान से, यहाँ पर जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, यहाँ पर parties does not have intention to enforce such agreement. यानी हाँ जी, सोशल एग्रीमेंट में कंसिडरेशन कैसे होगा? सोशल एग्रीमेंट में कंसिडरेशन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जैसे वो बोल सकता है हस्बैंड कि अगर तुमने महीने भर मुझे अच्छे से छोले भटूरे अच्छा अच्छा खाना बना के दिया तो तुम्हारे बर्थडे पर एक गोल्ड का नेकलेस पक्का। तो हस्बैंड वाइफ का बेटा, आपके हस्बैंड से आप डील करना, ठीक है? समझ में आ रही बात? तो कंसिडरेशन हुआ ना, वाइफ को मिल रही गोल्ड का नेकलेस और पति को मिल रहा अच्छा खासा खाना, समझ में आ रही बात? तो कंसिडरेशन तो दोनों केस में हो सकता है। अब जैसे इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल ही बताता हूँ, चलो समझ के लेना। यहाँ पर ए है, क्या यहाँ पर ए है और ए जो है उसके जो फादर है बेटा, वो उसको कहते हैं कि अगर बोले ए, अगर तू सीएमए बन गया, अगर तू सीएमए बन गया तो मैं कितना रुपया दूंगा? 20 लाख रुपए दूंगा आपको, अगर आप क्या बन गए? सीएमए बन गए। तो एक तरह से एग्रीमेंट तो प्रॉमिस हुआ। और ए जो है इस बात को सुन के बिल्कुल जुझारू प्रत्याशी की तरह क्या हो गया? लग गया, बोले अब तो अपना क्या बनना है? सीएमए बनकर रहना है, जिंदगी का एक ही उद्देश्य है मेरा, तो क्या बनना है मेरे को? सीएमए बनना है मेरे को। एंड भाई साहब वो 4 साल बाद क्या बन गया? सीएमए बन भी गया। और वो पापा को आके बोलता है कि पापा देखो मैं सीएमए बन गया, है ना? अब पापा बोलते हैं, वो तो बोलते हैं हाँ बहुत बढ़िया बात है, अब क्या करूं? बोले पापा आपने बोला था ना वो क्या कितना दोगे? 20 लाख रुपए दोगे। तो पापा बोलते बोले बताओ कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं कैसा लगा मेरा मजाक? तो उस केस के अंदर क्या लगता है, ए का साथ क्या होगा बेचारे के साथ? उसका तो बिल्कुल इंसानियत पे से भरोसा उठ जाएगा बेचारे का। सही बात है कि नहीं है? तो यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये क्या था? ये सोशल एग्रीमेंट था बेटा, है ना? अगर वहीं पे ए बोलता, बोले अच्छा 20 लाख है पापा, एक काम करो आप लिख के दो इसको स्टैम्प पेपर पे, मैं इसको नोटरी करवाता हूँ। सही बात है कि नहीं है? और बोले अगर आपने नहीं दिया तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। तो अब क्या हो जाएगा ये? अब ये लीगल एग्रीमेंट हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर पार्टीज का इंटेंशन क्या है? उसको एनफोर्स करने का इंटेंशन है ना? अगर आप नहीं करवाओगे तो आगे फिर एनफोर्स करवाएंगे उसको, है ना? तो ये चीजें होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन लीगल एग्रीमेंट। बेसिकली इसके और इसके बीच में डिफरेंस बस इतना ही होता है कि पार्टीज के पास जो है इंटेंशन होता है टू एनफोर्स सच एग्रीमेंट। परफेक्ट। यानी कि एग्रीमेंट में फर्क नहीं है। आपने को ये नहीं देखना कि अरे हस्बैंड वाइफ में हो रहा है तो सोशली होगा हमेशा, नहीं। आपको ये देखना है कि क्या पार्टीज का इंटेंशन है क्या उसको लीगली एनफोर्स करवाने का। अगर पार्टीज का इंटेंशन है उसको लीगली एनफोर्स करवाने का, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि वो पेरेंट्स चाइल्ड के बीच में हो रहा है, टीचर स्टूडेंट के बीच में हो रहा है, या दुकानदार या किसके बीच में हो रहा है। समझ में आ रही बात? मान लीजिए कि आप 1 रुपए की टॉफी परचेज करने जाते हैं, कैंडी टॉफी जो भी आप बोलते हो, है ना? अब वो खराब निकल जाती है, तो बताओ कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? 1 रुपए की टॉफी है और वो खराब निकल गई, है ना? कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ है। इसमें हमने क्या सीखा कि अमाउंट चाहे कितना ही कम क्यों ना हो, आपका इंटेंशन मैटर करता है, नॉट द अमाउंट, है ना? अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो कहाँ पे जा सकते हो? कंज्यूमर फोरम में या कंज्यूमर कोर्ट पे आप जा सकते हो और रिकवर कर सकते हो। हाँ मैं ये मानता हूँ कि प्रैक्टिकली ये काफी फीजिबल नहीं है कि आप 1 रुपए की टॉफी के लिए आप इतना टाइम और इतना पैसा इन्वेस्ट करो उससे रिकवर करने के लिए, बट इट डज नॉट मीन कि आप कर नहीं सकते। अगर कोई हो इंसान ऐसा जो बिल्कुल वेला बैठा है ना? होता है ना कोई, तो उस केस के अंदर अगर वो चाहे तो कर सकता है। मैंने एक न्यूज़ देखी थी जहां पर रेलवे की टिकट का कुछ ऐसा पैसा उसको वापस नहीं मिला था। एक इंसान को, एक इंसान ने क्या करा, टिकट खरीदा, टिकट के अंदर उसको कुछ पैसे वापस मिलने थे लेकिन उसको पैसे वापस नहीं मिले, रेलवे ने वापस नहीं किया, तो उसने क्या कर दिया, केस कर दिया।
अब वो कितने रुपए वापस नहीं मिले थे? 20 रुपए वापस नहीं मिले थे भाई साहब। 20 रुपए ऐसे कुछ 2-5 रुपए थे, 20 साल तक तो उसने लड़ा था उसको, है ना, 2-5 रुपए थे, 20 साल तक तो उसने लड़ा उसको, और उसके बाद एज अ कंपनसेशन उसको लाखों रुपए मिले, क्योंकि काफी टाइम तक उसने फाइट करा ना। तो एज एन रेमेडी भी क्या होता है, आपको कोर्ट देता है। तो वो क्यों कर पाया ऐसा? क्योंकि भैया वो वकील था। वो क्या था? वकील था। उसने क्या सोचा, बोले जाता तो हूँ डेली, है ना, एक फाइल और लगा दो, क्या दिक्कत है? समझ में आ रही बात? तो वकीलों से क्या है, थोड़ा सा बच के रहना चाहिए अपने को, वो कब पता नहीं किस बात को क्या पकड़ लें, ठीक है। बाकी तुमको मैंने अपने बारे में बताया नहीं है क्या, मैं भी वकील हूँ वैसे। है ना, मैंने भी एलएलबी कर रखी है वैसे, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे पार्टीज का इंटेंशन क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ता है। क्या ये चीज समझ में आई दोनों? अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनना, एग्रीमेंट बाय द टर्म है कि कॉन्ट्रैक्ट बाय द टर्म? कॉन्ट्रैक्ट जो बाय द टर्म है, एक बार हैंडल्स करो, घराने वाली बात क्या है, अगर है तो है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है यहाँ पर? बाय द टर्म है, और एग्रीमेंट बाय द टर्म है, वो एक बार हैंडल्स करो। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, बोले देखो हम अपनी बेइज्जती क्यों करवाएं। जसवंत सर तो वैसे भी क्या बताने वाले हैं, सही आंसर बताने ही वाले हैं, है ना। यहाँ पर अगर आप देख पाओ, प्रीटी ऑब्वियस बेटा, कि यहाँ पर एग्रीमेंट जो है वो क्या है, बाय द टर्म है। काहे? क्योंकि एग्रीमेंट के 2 टर्म निकल के आ रहे हैं, उसमें से एक क्या होगा, उसमें से एक क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ना बेटा, बाकी तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया। क्या मैं कह सकता हूं कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो एग्रीमेंट्स होते हैं? ध्यान सुना मेरी बात, मैंने क्या बोला, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। लेकिन अब ध्यान से और सुनना, अगर मैं बोलूं सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारे के सारे एग्रीमेंट्स कहां कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? ये देखो ना, ये रहा, ये एग्रीमेंट रह गया, लेकिन फिर भी क्या नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो हम क्या समझते हैं कि एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म होती है एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर आकर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक समझाया है कि क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं और कौन क्या कहलाता है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आपके एसेंशियल एलिमेंट्स के रिगार्डिंग। मुझे बताइए कि यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी शिकायत तकलीफ है? मतलब सर लीगल एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। हाँ, जो लीगल एग्रीमेंट होगा वही तो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। वो एक्चुअली लीगल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्या है बेटा, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ है। अच्छा, एक चीज तो आप लोगों को समझाना मैं भूल गया, यहाँ पर एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या आता है? सर है कि अब आएगा आगे, मतलब इसमें लीगल एग्रीमेंट हो गया तो उसमें एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ आएगा। मतलब यहाँ पर पार्टीज का इंटेंशन ऐसा है कि वो लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहती हैं। लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहती है कि इसका मतलब वो लोग ठान कर बैठे हैं कि सामने वाले ने अगर हमारा काम नहीं किया ना तो हम कोर्ट में जाने वाले हैं। तो यही तो क्या बनेगा, फिर आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। समझ में आ रही बात? इसको समझाने के लिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का क्या मतलब होता है। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ये एनफोर्स के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, फोर्स। और फोर्स का मतलब क्या होता है? एक तरह से प्रेशराइज करना या एक तरह से जबरदस्ती करना, कोई नहीं करना चाह रहा तब भी। इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि ए है और बी है, ए ने बी को बोला कि क्या आप एसी परचेज करोगे क्या 50,000 रुपए के अंदर, अभी बहुत गर्मी चल रही है ना इसलिए, है? कितना ख्याल रख रहा है वो बी का, देखो। इसमें भी बोलता है चलो ठीक है मैं खरीदता हूँ 50,000 का एसी। एक परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, दो लोग हैं, कंसिडरेशन है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, सब कुछ है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए एसी खराब हो गया, ये एसी में इसको बोला 1.5 टन का, लेकिन निकला वो 1 टन का, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या बी कोर्ट में जा सकता है क्या? या फिर आप इसको ऐसे समझो, इसने 50,000 रुपए दे दिए लेकिन उसने एसी नहीं दिया, एसी नहीं दिया, तो किसके साथ बुरा हुआ? बी के साथ बुरा हुआ। अब अगर बी ए को बोलता है कि यार गलत कर रहे हो यार तुम, यार तुमने क्या ले लिया, पैसे तो ले लिया लेकिन अब क्या नहीं दे रहे, तो दो यार एसी। तो क्या इसके बोलने से ए दे देगा एसी? क्या प्रधानमंत्री है बी? नहीं ना।
तो अब बी क्या करे, गलत तो हुआ बी के साथ, अब क्या करे वो, अब वो कोर्ट में जाएगा ना। बस यही तो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाने का इंटेंशन होता है कि अब वो क्या कर रहा है, कोर्ट में जा रहा है। अच्छा, कोर्ट में जाकर उसको मिल क्या जाएगा, कोर्ट में आके क्या पालेगा वो, कोर्ट में जाकर वो कोर्ट वाले अंकल को यही तो बोलेगा, बोले कोर्ट वाले अंकल मुझे क्या दिलवाओ, मेरा एसी दिलवाओ। तो जो कमाल बी की सेंटेंस नहीं कर पाया वो कोर्ट का ऑर्डर कर देगा। अब यहाँ पर अगर कोर्ट का आएगा लीगल नोटिस कि आपको बुलाया जाता है इस दिन पर प्रस्तुत हो, तो उससे पहले ही क्या दे देगा इसको, अब कमाल दिखा कि नहीं दिखा, दिखा। तो यहाँ पर बस अपन क्या करवा रहे हैं, इसको एनफोर्स करवा रहे हैं। अब मुझे बताओ, ए को एसी देने की इच्छा थी क्या, नहीं थी, लेकिन फिर भी इससे जबरदस्ती अपन दिलवा रहे हैं, एनफोर्स करवा रहे हैं, है ना, इसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई करो। लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो है वो सही चीज के लिए हो। अगर ये चीज गलत चीज के लिए अपन करने लगे तो फिर इनजस्टिस हो जाएगा बेटा। अभी तो अपन क्या कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं बी के साथ, वहीं पे अगर अपन उल्टा कर दें तो क्या हो जाता है, फिर इनजस्टिस भी हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो जस्टिस होता है वो एक डबल एज्ड स्वॉर्ड को कहते हैं अपन, यानी कि अपने को बहुत संभाल के इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, अदरवाइज क्या हो सकता है, इनजस्टिस भी हो सकता है। आप जिसको पनिश कर रहे हो सकता है आपके हिसाब से वो क्या हो, गुनहगार हो, है ना, या एक तरह से गिल्टी पर्सन हो, लेकिन इन रियलिटी मान लो वो क्या होगा, प्लेंटिव हो, या फिर अपन कह सकते हैं उसी के साथ गलत हो। तो एक तो उसके साथ ऑलरेडी गलत हो गया, उसके ऊपर आप उसको जस्टिस सिस्टम के थ्रू और पनिश कर रहे हो, तो क्या ये गलत है कि नहीं, गलत है, बहुत गलत है। तो अपने को क्या करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है इसके ऊपर। एक हमारे लॉ सिस्टम के अंदर एक कहावत है, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि जब तक आपके ऊपर दोष आपका साबित नहीं हो जाता, मतलब जो आपके ऊपर आरोप लगाया गया है जब तक वो साबित नहीं हो जाता तब तक आप क्या माने जाओगे, इनोसेंट ही माने जाओगे आप। हाँ, तो मतलब भले से कोई एक इंसान है जो सब काला तिलक लगा रखा है, यहाँ पे चाकू का निशान यहाँ से यहाँ तक का जा रहा है, बिल्कुल कड़े वड़े टाइप के से है ना, गन वन लेके खड़ा, लेकिन उसको भी अपन क्या मानते हैं, लॉ क्या मानता है उसको, बोले भैया हमारी तरफ से तो क्या है वो इनोसेंट ही, जब तक आप क्या नहीं कर देते, प्रूफ नहीं कर देते। कोई बहुत बड़ी ताज्जुब वाली बात नहीं कि लॉ को दिखाने वाली जो स्टैचू है, आपने कभी देखा है वो तराजू से लेके खड़ी रहती है, वो उसके आंख के ऊपर पट्टी रहती है, तो वो कोई इमोशन नहीं देखती, मतलब वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं देखती, है ना, वो क्या देखती है, सिर्फ एविडेंस देखती है, वो एविडेंस से डिसाइड करती है कि आप गुनहगार हो या नहीं। हमारी बात ऐसा। चलो, तो यहाँ पर आपने पूरा पढ़ लिया है, तो अपन बात करते हैं आगे। एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात करें। अपने मॉड्यूल खोल लो, एक कोई मॉड्यूल खोल लो और मुझे बताता रहना कौन कौन से टॉपिक आते जा रहे हैं, तो मैं टॉपिक बताता जाऊंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा सबसे पहले तो मेरे ख्याल से, एग्रीमेंट है। अच्छा, इसके अंदर, अरे तुम आगे से आगे क्यों भाग रहे हो। सबसे पहला एग्रीमेंट, क्या एग्रीमेंट मैंने समझाया आपको क्या होता है, बस उसी की सेम टू सेम डेफिनेशन दे रखी होती है। अब देखो, जैसा कि मैं आपको समझा रहा था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज क्या है, ऑफर, ऑफर, ऑफर। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कि एग्रीमेंट भी जरूरी है, भाई एग्रीमेंट के अंदर ही तो ऑफर आएगा ना। भाई एग्रीमेंट बनेगा कैसे बच्चों, एग्रीमेंट बनेगा आपके किससे, प्रॉमिस से। प्रॉमिस किससे बनेगा, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कब होगा, जब ऑफर होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ऑफर सबसे बाइनरी अपना प्रोडक्ट है, ये सबसे माइन्यूट प्रोडक्ट है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर वो ही नहीं होगा तो एग्रीमेंट भी नहीं होगा, और एग्रीमेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐसा। नेक्स्ट आपका आता है कौन सा, फ्री कंसेंट। ये फ्री कंसेंट क्या होता है, सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि ये कंसेंट क्या होता है, फिर अपन समझेंगे फ्री क्या होता है ना, जो कि आपको, तो अपन तो इंडियन है तो फ्री तो अपने को अच्छे से पता है, ठीक है। चलो फिर भी कंसेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, कंसेंट का मतलब है यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स। इसका लैटिन में जो इसको कहते हैं बेटा, वो कहते हैं कंसेंसस एड आइडम। ये लैटिन वर्ड ध्यान रखना भाई,
इसका क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, है ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ लिखा हुआ है ना, लिखे हुए हैं सब लिखे हुए हैं। ऐसी मोस्टली मैं कोई भी चीज नहीं बताऊंगा जो कि आपकी बुक में लिखी हुई नहीं हो, और अगर बताऊंगा तो वो एक्स्ट्रा ही होगा, ऑलमोस्ट आपकी मान के चलो कि एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, आपकी बुक का तो ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड्स मतलब दोनों के दिमाग, तो अपन ने क्या करना है, ऑफर लेना है और ऑफरर और ऑफर लेना है, उसको बोलना है दोनों अपने दिमाग का ट्राई करा लो, और क्या हो गया आपका मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गया। ऐसा हो गया नहीं, बेसिकली यहाँ पर ये है बेटा, इसको ऐसे समझो कि अगर मान लो ए है, बी है, ए बोलता है बी को कि भाई मैं आपको अपनी कार बेचना चाहता हूँ, अब इसके पास बेटा थार भी है और इसके पास ऑल्टो भी है, तो बी क्या समझेगा, तो थार बेच रहा है, जबकि ए बेचने का चाह रहा है। क्या दोनों के दिमाग मिल रहे हैं? क्या दोनों के माइंड्स मिल रहे हैं? क्या नहीं मिल रहे, क्योंकि ये खरीदना चाह रहा है थार, वो बेचना चाह रहा है, और ये बोल रहा है अब की बार ऑल्टो, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस केस के अंदर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पर आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं आ पाएंगे। तो क्या अपन मानते हैं कि यहाँ पे कंसेंट है? नहीं है। अच्छा, कंसेंट कब होती? जब ये बोलता है कि मैं अपनी ऑल्टो बेच रहा हूँ, ले रहे हो तो बोलो। तो अब तो क्लैरिटी है, अब तो बी को भी पता है कि ऑल्टो ही बेच रहा है और ए को तो बेचना ही ऑल्टो है, तो क्या अब मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गए? अब मीटिंग ऑफ माइंड्स हो चुके हैं, है ना। चलो यहाँ पर अब समझते हैं अपन ये फ्री का मतलब क्या है। फ्री का मतलब क्या होता है? सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री 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 बिना पैसे का, है ना। यहाँ पर फ्री का मतलब है विदाउट एनी इफेक्ट। अब ये इफेक्ट कौन सा है? इफेक्ट बेटा 4-5 आपको बता रखे हैं। मतलब कहना क्या चाह रहा है समझ के लेना, इसको बोलता है, इसको नेगेटिव सेंस में बताता है, बोलता है कि कंसेंट इज फ्री, कंसेंट इज फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम ये मानते हैं कि ऑलमोस्ट हर केस के अंदर कंसेंट क्या मानी जाएगी? फ्री कंसेंट मानी जाएगी, लेकिन किंतु परंतु नीचे दिए गए 5 चीजों को छोड़कर अगर आपकी कंसेंट है तो उसे अपन क्या मान लेंगे? फ्री कंसेंट मान लेंगे। ये कौन कौन सी चीजें होती हैं? ये लोग क्या थके? तो सबसे पहले होता है आपका कोहेजन, उसके बाद क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर होता है आपका फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फाइनली मिस्टेक। देखो ये 5 चीजें बच्चों, अगर ध्यान समझना, अगर इन 5 में से कोई भी एक के कारण आपकी कंसेंट मिलती है तो वो कंसेंट तो होगी, लेकिन क्या नहीं होगी? फ्री नहीं है। अगर फ्री नहीं है तो फिर दिक्कत है, फिर वो क्या नहीं है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। क्या समझ में आया? ठीक। अब ये कौन कौन से क्या क्या कहलाते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा अगली क्लास के अंदर, जब अपनी अगली सेशन लगेगा अपना तो उसमें मैं समझा दूंगा, है ना। चलो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है भाई? लॉफुल कंसिडरेशन। मतलब सर ये पांचों से अगर वो इफेक्ट नहीं होगी तो वो फ्री कंसेंट होगी। हाँ जी, वो फ्री मानी जाएगी। फ्री कंसेंट होगी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आएगी। सॉरी, हाँ गन वाला पोजीशन में आता है बेटा, गन वाला पोजीशन में आता है। उसको मैं समझाऊंगा वॉइडेबल के लिए, वॉइडेबल का केस आएगा उसमें समझाऊंगा। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी कि अपने को क्या है, गन्स, अफीम, चरस, गांजा ये नहीं बेचना है बेटा। ऐसा नहीं बोलना बोले AK-47 ले रहे हो 1.5 लाख रुपए, तो अगर वो मान लो 1.5 लाख रुपए दे दे और आप नहीं दो उसको AK-47, तो क्या वो कोर्ट में जा सकता है? कोर्ट में जाके बोलेगा, बोले अंकल अंकल मेरे साथ बुरा हुआ, बोले क्या हुआ, बोले मैंने 1.5 लाख रुपए दिए और मुझे क्या नहीं मिला? बोले पहले तू अंदर आ, और उसका भी एड्रेस है जिसके पास AK-47 है कि उसको भी अपने अंदर लेके आना है। समझ में आ रही बात? लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। दूसरा क्या है अपना? पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब इसका? कॉम्पिटेंट का मतलब, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है एलिजिबल होना,
एलिजिबल का मतलब कि हाँ आप सक्षम हो, कैपेबल हो, है ना, कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो कौन नहीं है? हु आर नॉट कॉम्पिटेंट? एक तो माइनर, जो कि 18 से ऊपर नहीं है, वो माइनर कहलाता है बेटा। दूसरा अनसाउंड माइंड, जो जिसके अंदर इतनी समझ नहीं है कि वो ये समझ पाए कि क्या सही है क्या गलत है ना, उसे अपन अनसाउंड माइंड कहते हैं। एंड लास्ट आता है आपका अनडिस्क्वालिफाइड, नहीं अनडिस्क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड पर्सन। डिस्क्वालिफाइड पर्संस, डिस्क्वालिफाइड पर्संस कैसे? मतलब मान लो जिसको किसी को जेल हो गई है, या कोई इंसॉल्वेंट है ना, या कोई फॉरेन एम्बेसडर है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं बेटा? डिस्क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर हाँ एलियन एनिमी, सही कह रहे हो आप। हाँ जी, फिर कौन सा बताया था अपन ने? लॉफुल ऑब्जेक्ट, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे हो जा भाई। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो ये कहीं ना कहीं तक कैसा होता है, कंसिडरेशन से ही जुड़ा हुआ होता है। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों सेम ही होते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ए बोलता है बी को कि जाओ सी को मार के आ जाओ, मर्डर करके आ जाओ सी का, है ना? मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा। अब ए ने बोला बी को कि सी का मर्डर करके आ जाओ, तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? पैसे। पैसे। ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? सी का मरना। तो कंसिडरेशन हो गया ना, सी का मरना। और मैं तो ऊपर बताया ही है कि जो कंसिडरेशन है वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए तो भी क्या है? सी का मरना। तो उस केस के अंदर हम ये समझते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए बेटा? लीगल होना चाहिए। क्या ये समझ में आई बेटा? नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में? लीगल रिलेशनशिप। ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूं बेटा कि पार्टीज के बीच में क्या होना जरूरी है? लीगल रिलेशनशिप। ये कौन से एलिमेंट को दिखा रहा है? कौन से एलिमेंट को दिखा रहा है कहने का मतलब? नहीं, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ को तो दिखा रहा है। भाई आपका लीगल रिलेशनशिप होगा तो उसमें आप क्या दिखा रहे हो कि एग्रीमेंट के साथ क्या होगा? एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, एंड देयरफॉर आपका क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जरूरी है कि नहीं है? ये बहुत जरूरी है बेटा, वरना ये हम अगर ये नहीं हुआ ना तो आपका जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट तक ही रह जाएगा। नहीं, हाँ मतलब सोशल एग्रीमेंट तक रह जाएगा, और कहां तक नहीं पहुंच पाओगे आप? कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेस declared to be void। यहाँ पर void का मतलब क्या है? void का मतलब है having no legal effect, having no legal effect। मतलब आप उसको क्या नहीं कर सकते? एनफोर्स करने के लिए जा नहीं सकते आप, कोर्ट में नहीं जा सकते आप, है ना? तो void हो जाएगा, यानी आपके पास कोई रेमेडी बचती ही नहीं है, है ना? तो जैसे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो या अनसाउंड माइंड के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो क्या आप कोर्ट में जाकर बोल सकते हो क्या कि मैंने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लाओ मेरे को पैसे दिलवाओ मेरा? नहीं बोल सकते। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होने चाहिए? वो इस लाइन के अंदर नहीं आने चाहिए, जो कि क्या है? एक्सप्रेसली जो डिसाइडेड ही क्या है कि वो क्या है बेटा? वो वॉइड है ना? तो ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आते हैं। दिलीप को पूछना चाहते हो? हां सर, वॉइड होते ही कॉन्ट्रैक्ट का लीगल इफेक्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, वॉइड होते ही कॉन्ट्रैक्ट का लीगल इफेक्ट खत्म हो जाता है वहां पर, है ना? उसको आप एनफोर्स नहीं करवा सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन सा है भाई? हाँ वो कंसेंसस एंड आइडम, कंसेंसस एंड आइडम, जिसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि ये कुछ नहीं, किसके बारे में बात कर रहा है? कंसेंट के बारे में बात कर रहा है, और किसके बारे में बात कर रहा है? तो क्या हम ये पढ़ चुके हैं? हाँ पढ़ चुके हैं। और बोलो, और किसके बारे में बात? सर्टेन एंड कैपेबल
ऑफ परफॉर्मेंस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप जो भी प्रॉमिस कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन मतलब कि आप वो करने के लिए आप क्या हो, एलिजिबल हो या कर सकते हो आप वो चीज करके, है ना। एंड केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है यहाँ पर, कि वो इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। इम्पॉसिबल मतलब कि अगर कोई बोले कि जैसे मैं आपके ना सोने की बारिश करवा दूंगा, 5 करोड़ रुपए लगेंगे बस ओनली, तो क्या ये पॉसिबल है? पहले से ही दिख रहा है बेटा ये इम्पॉसिबल। या फिर कोई बोले कि आप मेरे को 1 लाख रुपए दो, मैं आपको ना सीक्रेट ट्रेजर का, गोल्ड ट्रेजर का क्या देता हूँ, मैप देता हूँ, मैं आपको वहां पे जाके क्या कर लेना, आप सोना निकाल लेना जितना मर्जी हो आपको। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट आप कोर्ट में जाकर बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। तो ये ऐसे नहीं होने चाहिए, व्हिच मींस कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस में जाने चाहिए। नेक्स्ट, लीगल फॉर्मेलिटी। लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब क्या होता है यहाँ पर, समझ के लेना। हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है बेटा वो दोनों तरह से हो सकता है, वो ओरल या फिर वर्बल भी हो सकता है, या फिर रिटन फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। सही बात है कि नहीं है? जैसा आप लोगों ने खुद ने बोला कि अगर अपन 1 रुपए की कैंडी खरीदते हैं तो ऑफ कोर्स आप लिख के दोगे नहीं, है ना, कि मैं सुपुत्र इनका अपने पूरे होशो हवास में ये कहता हूँ कि मैं 1 रुपया देने को तैयार हूँ, ऐसे तो अपन बोले। अपन तो क्या बोले, बोले भाई 1 रुपए टॉपी देना, सिंपल सी बात। तो वो हमारा ओरल हो गया, वर्बल हो गया, और वो किसमें आएगा, यानी कि हम ये समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी हो सकता है और अरे रिटन हो सकता है ना। तुम लोग भावनाओं में आ जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप लोगों ने चीज समझ ली। अब आप कहाँ पर गए भैया, अब आप इंश्योरेंस करवाने गए मान लो, है ना। इंश्योरेंस के यहाँ पे आप जाके बोलते हैं मुझे इंश्योरेंस करवाना है, उसने आपको बहुत सारे पेपर दे दिए, बोले ये पढ़ो, इस पे साइन करो, ऐसे करो, ऐसे करो। बोले नहीं नहीं नहीं, जसवंत सर ने पढ़ाया है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो मैं क्या चूज करता हूँ कि मैं तो क्या करूंगा, वर्बल करूंगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो है बेटा वो ये बोलता है कि अगर आपको इंश्योरेंस करना है तो आपको रिटन फॉर्म में करना पड़ेगा। तो वो किसके अंदर आता है, लीगल फॉर्मेलिटीज आ गई ना बात की। माना कि वो वर्बल में भी हो सकता है, लेकिन कभी-कभी लॉ आपके ऊपर इंपोज कर सकता है कुछ रेस्ट्रिक्शंस कि आप कैसे करो इसको, रिटन में ही करो आप। तो ये चीजें आती है इसके। और कुछ है? बस तो ठीक है, आज अपन यहाँ तक का अपन ने होल्ड किया है। मैंने आपको टर्म्स वगैरह के रिगार्डिंग समझाया है। आई होप आपको काफी हद तक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बड़ी होगी चीजों के बारे में, है ना। इसे रिकॉर्ड भी किया। हाँ रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसा लगा कि घर पे जाते सब कुछ निकलना है। निकल जाएगा, नहीं 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 निकल जाएगा। क्या रिकॉर्डिंग चाहिए आपको? क्या करोगे रिकॉर्डिंग का? तुमने देखो कर तो लिया ही है ना, तुम्हारे दिमाग में बैठ तो गया ही है, बस फिर तो क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, मैं बोल दूंगा रितेश सर को, वो दे देंगे आपको। ये लिख के दो।